सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। मेरा नाम सुचेता तोमर है। मैं अपने 2 बच्चों और पति के साथ उत्तराखंड के लोहारी गांव में रहती हूँ। महोदया, मैं यह पत्र मेरे और मेरी ही तरह बाकी गांव वालों के घर छिन जाने के बाद हुई नाइंसाफ़ी पर गौर कराने के लिए लिख रही हूँ। यमुना नदी के किनारे बसे लोहारी गांव में हमारा पुश्तैनी घर है। मैं एक ऐसे गांव में रहती हूँ जहां आपसी प्रेम बहुत गहरा है। मुझे याद है जब 2003 में मैं यहाँ शादी करके आई थी। मैं पहली दुल्हन थी जिसका गांव वालों ने डोली में बिठाकर स्वागत किया। मुझे गांव के सभी परिवारों ने अपने घर मुंह दिखाई के लिए बुलाया। यह गांव एक परिवार की तरह रहता है। कभी आधी रात को कुछ भी हो जाए तो पूरा गांव मिलकर मदद करता है। यहाँ तक जब 2 साल पहले हमने अपने घर का काम करवाया तब भी गांव वालों ने खूब मदद की। यहाँ सब इसी तरह मिलजुल कर रहते हैं। जैसे हम अपनी खुशियाँ बांटते हैं वैसे ही हम बुरे समय में एक दूसरे का मिलकर साथ देते हैं। मैं तो यहाँ 2003 में आई थी, पर गांव के कई लोग कई सालों से अपनी ज़मीन और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। पाँच दशक पहले 1972 में भी हमारे दादा परदादाओं ने प्रोजेक्ट के लिए खेत की ज़मीन सरकार के हवाले कर दी। वो प्रोजेक्ट जो कभी पूरा नहीं हुआ। तब भी हमें मुआवजा नहीं मिला, लेकिन सरकार ने यह वादा ज़रूर किया था कि भविष्य में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेकर ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी या पूरे गांव को कहीं और बसाया जाएगा। 2019 में हम पर फिर से ज़मीन छिन जाने का खतरा मंडराया जब यमुना नदी पर गांव से थोड़ा दूर 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। डैम के बनाने के लिए फिर से हमारे खेत की ज़मीन ली गई। तब भी हमने मांग रखी कि ज़मीन दी जाए या कहीं और पूरे गांव को बसाया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रोजेक्ट का काम चलने लगा। हम तब भी नीचे गांव में ही रहा करते थे। हमें यह बताया गया था कि डैम पूरा होने पर हमारे घर पानी में डूब जाएंगे। 2021 में प्रोजेक्ट पूरा होने आया। हमने घर खाली नहीं किया, बस इसी उम्मीद में कि सरकार अपने वादे के अनुसार हमें ज़मीन देगी। पर जब हमने देखा कि सरकार बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो सितंबर 2021 में पूरे गांव ने मिलकर एक धरना प्रदर्शन शुरू किया। मेरे पति भी दिन रात प्रदर्शन में बैठा करते थे। उस वक्त दिन भर का काम ख़त्म कर मैं भी प्रदर्शन में शामिल होने जाया करती थी। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे अंदर गुस्सा और नाराज़गी थी, डर भी बहुत था। मैं सोचती थी कि अगर घर चला गया तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों का क्या हुआ। सिर्फ यही तो एक दुनिया थी मेरे पास जिसका मुझे पता था। प्रदर्शन में शामिल लोगों में से 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें से एक मेरे पति भी थे। उन्हें 3 दिन बाद छोड़ा गया। जब पूरा गांव प्रदर्शन पर बैठा था तब सरकारी कर्मचारी बिन बताए आए और गांव का सर्वे कर चले गए। 8 महीने बाद 5 अप्रैल 2022 को
अचानक से 5:30 बजे मेरे और गांव वालों के खातों में कुछ पैसे डाले गए और 1 घंटे बाद ही 6:30 बजे कर्मचारी आकर 48 घंटे में गांव खाली करने का नोटिस चिपका गए। मुझे 2 लाख मिले, बल्कि 2 साल पहले ही हमने 12 से 13 लाख रुपए तो घर ठीक करवाने में लगाए थे। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अपना गुस्सा या अपना डर भी नहीं जाहिर कर सकते थे। अगर सरकारी अफसरों के खिलाफ कुछ बोले भी तो हमें धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता। 5 अप्रैल को नोटिस मिला और 6 अप्रैल को घरों में पानी भरना शुरू हो गया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। घुटने तक पानी आ गया था। हम ठीक से अपना सामान भी नहीं उठा पाए। मुझे याद है मैं हड़बड़ी में खेत से राजमा लेने गई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं था। मेरा बेटा ऊंचाई की जगह पर चढ़कर मुझे बताने लगा कि पानी कहाँ तक पहुँच गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सदमे में थी, गुस्से में भी थी। हमें जो दिखा हम उठाकर थोड़ी ऊंचाई पर ले आए, पुरानी स्कूल की इमारत में रख दिया। हम 7 अप्रैल को वहाँ से निकले और 9 अप्रैल तक सारे घर डूब चुके थे। हम नाउम्मीद थे। जैसी निराशा किसी को खो देने पर होती है, बस वैसे ही निराशा हमें अपना घर खो देने पर महसूस हो रही थी। किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, ना ही सो पाए। कुछ लोगों के दिमाग में आत्महत्या तक का ख्याल आने लगा। 2 दिन बाद फिर रिश्तेदार आए, कुछ खाना लेकर आए। गांव की बेटियां रोती हुई मिलने आई। मेरे बच्चों से उनका घर, मुझसे मेरा ससुराल और गांव की लड़कियों से उनका मायका छिन चुका था। फ्रिज, टीवी, छत, सारी सुविधाएं थी। आज हम धूल मिट्टी में रहने पर मजबूर हो गए हैं। हम किचन में खाना बनाते थे, आज बाहर खुले में चूल्हे पर बारी बारी से रोटियां बनाई जा रही हैं। पहले घर के खेत में ही उगी हुई सब्जियां खाते थे, आज हर सामान मार्केट से खरीदना पड़ रहा है। ना घर है, ना खेत है। बच्चों की पढ़ाई के लिए रिश्तेदारों के पास भेज दिया है। जब छुट्टियों में वापस आने को पूछते हैं तो बस समझ नहीं आता क्या बोलें। घर तो है नहीं, उन्हें वापस बुलाएं कैसे। अब तो नीचे गांव जाने की भी हिम्मत नहीं होती। घर के खिड़की दरवाजे तोड़कर जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं बस कर रहे हैं। जिस घर को खुद से बनाया उसी घर को अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है। हम तो खुशी खुशी सरकार और लोगों के हित में अपनी ज़मीन दे भी देते, पर महोदय, क्या सरकार हमारे लिए क्या करेगी? क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा? हमने तो सब दे दिया, पर हमें क्या मिला? मेरे तो फिर भी रिश्तेदार हैं जिन पर मैं निर्भर हो सकती हूँ। कुछ गांव वालों के लिए तो सिर्फ वही एक घर था। कुछ लोग पलायन करके कहीं और चले गए। जिस गांव को मैं हमेशा साथ देखती थी, आज वो बिखरा हुआ है। हम तो किसान हैं, हम खेती के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जमीन ही हमारे लिए सब कुछ है। अब तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती,
पर फिर भी हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमें ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिल जाती। जिस प्रकार पेड़ के बिना टहनी का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार ज़मीन बिना किसानों का भी कोई अस्तित्व नहीं है।